हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपनी बात चल रही थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, वो कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उनका पर्टिकुलर एंजाइम्स का काम क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में उसका काम करने का तरीका कैसे होता है और यूकैरियोट्स में उन एंजाइम्स का काम करने का तरीका कैसे होता है। तो हमने देखा कि डिफरेंस सिर्फ कहाँ आता है, उनके नाम में डिफरेंस आता है, उनके काम करने के तरीके में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आता। सारी चीज़ें आपको कॉमन ही देखने को मिलती हैं। जैसे एक रिवीजन अपन करें इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए हेलिकेज एंजाइम क्या काम कर रहा था, डबल स्ट्रैंडेड एंजाइम को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहा था। इसके अलावा बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज सेपरेट स्ट्रैंड्स, यानी ये कौन सी प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन है। एसएसबी प्रोटीन को यूकैरियोट्स के अंदर क्या नाम दिया था, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, और प्रोकैरियोट्स में हमने इसको एसएसबी ही बोला था। इसका काम क्या है कि एक बार जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है उसके बाद में रीजॉइनिंग होने को रोकना। रीजॉइनिंग होने को रोकने का क्या मतलब हो गया कि ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हुआ है, ये फिर से डबल स्ट्रैंड डीएनए ना बना पाए, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए खाली स्पेस नहीं छोड़ना। ये काम किसका था, एसएसबी प्रोटीन का था। इसके अलावा प्राइमेज एंजाइम क्या काम कर रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कर रहा था। और क्या काम कर रहा था, आरएनए प्राइमर के द्वारा, यानी कि प्राइमेज एंजाइम जो है वो आरएनए प्राइमर से, यानी आरएनए से क्या बना रहा था, एक छोटा सा टुकड़ा बना रहा था, जिसकी वजह से जिसके आगे डीएनए का सिंथेसिस होगा। जिसके आगे डीएनए सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यानी कि ये इलोंगेशन का काम करता है, डीएनए के सिंथेसाइज का काम करता है। इसके बारे में आज देखेंगे। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्राइमर ऐड किया था, इस प्राइमर को वापस रिमूव करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो यूकैरियोट्स के अंदर इस प्राइमर को रिमूव करता है। यानी कि मैंने आपको प्राइमर रिमूवल के लिए दोनों के अंदर अलग अलग बताए थे। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो प्राइमर को रिमूव करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, और यूकैरियोट्स के अंदर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है। अब डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है तो पीछे जो प्राइमर बचा है उस प्राइमर का कोई काम नहीं रहा। तो प्राइमर का अगर कोई काम नहीं रहा तो वापस से उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाइगेज एंजाइम था। लाइगेज एंजाइम का क्या काम है कि बीच में किसी भी प्रकार का डीएनए है उसके अंदर गैप रह गया। गैप रह गया किसकी वजह से रह सकता है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की वजह से रह सकता है, और भी किसी की वजह से भी गैप रह सकता है। तो उस गैप को वापस से सील करने का काम किसका है, लाइगेज एंजाइम का। लाइगेज joins ओकाज़की फ्रेगमेंट्स एंड सील्स अदर निक्स इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि ये सिर्फ क्या करता है, सील करता है, डीएनए का सिंथेसिस नहीं करता। एक तो होता है निक सीलिंग, एक होता है निक फिलिंग। यानी निक क्या होता है, डीएनए का छोटे से टुकड़े को अपन क्या बोल सकते हैं, निक बोल सकते हैं। यानी कि अपने को एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाना है तो उस डीएनए के छोटे से टुकड़े को अपन क्या बोल सकते हैं, निक बोल सकते हैं। तो निक फिलिंग का काम है, निक फिलिंग मतलब हो गया नए डीएनए का सिंथेसिस करना। निक फिलिंग का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, और निक सीलिंग का काम जो होता है वो लाइगेज एंजाइम का काम होता है। ये स्टेटमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए अपन बात करने वाले हैं, ये अपने जनरल एंजाइम्स थे, और अब अपन बात करने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। तो ये अपना डीएनए पॉलीमरेज है। जब हेलिकेज एंजाइम ने अपना काम कर दिया, एसएसबी प्रोटीन ने अपना काम कर दिया, हेलिकेज लोडर ने अपना काम कर दिया, ये सब अपना काम कर दिया, यानी कि डीएनए जो था वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया तब काम किसका आता है, डीएनए पॉलीमरेज का। और डीएनए पॉलीमरेज ने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम थे, लाइगेज तो चलो लास्ट में काम करता है, हेलिकेज हो गया, हेलिकेज लोडर हो गया, ये जितने भी एंजाइम जो हैं वो रेप्लिकेशन की तैयारी कर रहे थे, यानी कि डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस जो है वो इनिशिएशन नहीं हुआ। लेकिन डीएनए का सिंथेसिस इनिशिएट कब होगा, जब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डीएनए पॉलीमरेज दिख रहा है, और इसने डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करना कहाँ से किया है, यहाँ से। तो ये कौन सा स्ट्रैंड हो गया,
इसको अपन बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस नीचे वाले को बोल देंगे न्यू सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या खास बात होती है कि वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होना चाहिए, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पर ये नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नए न्यूक्लियोटाइड हैं, और नए न्यूक्लियोटाइड आकर के कहाँ जुड़ रहे हैं, 3 प्राइम के ऊपर OH ग्रुप होता है। हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ऑक्सीजन से जो नया फॉस्फेट आएगा वह फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने की वजह से जो डीएनए का सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअसली ही चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये भी बात होती है कि नए न्यूक्लियोटाइड आकर के कहाँ जुड़ते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड आकर के कहाँ जुड़ेंगे, 3 प्राइम OH के ऊपर। और अब ये जो नए न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आ रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिंपल फॉर्म में, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है और इसके लास्ट सिरे पर क्या है, ट्राइफॉस्फेट है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि 5 प्राइम पर ट्राइफॉस्फेट होता है। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड इस इलोंगेटेड डीएनए स्ट्रैंड के साथ आकर के जुड़ेगा तो इनके अंदर क्या होगा कि ये दोनों टर्मिनल फॉस्फेट जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये दोनों जो टर्मिनल फॉस्फेट हैं वो तो हो जाएंगे रिमूव, और ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट बचा है, ये फॉस्फेट है वो इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन जो होता है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में डायरेक्ट आता है कि सही है या गलत है वो चीज़ बताओ। तो आपको अगर ये लिखा हुआ है कि दोनों टर्मिनल फॉस्फेट जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं, और जो 3rd नंबर का फॉस्फेट है, यानी कि ये 3rd नंबर का फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या ये बात सही है या गलत है, तो ये बात सही है। और कुछ स्टेटमेंट में ऐसा दे दिया जाता है कि टर्मिनल फॉस्फेट जो हैं वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो पहले नंबर का यानी कि ये फॉस्फेट है वो रिलीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। तो क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है, तो इस बात का ध्यान रखना। यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नए न्यूक्लियोटाइड्स की 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसके भी 3 प्राइम पर OH ग्रुप है, इसके भी क्या है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप है, तो फिर से एक नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो फिर से वह इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, और उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगी, ट्राइफॉस्फेट होगा, इस 3 प्राइम पर OH ग्रुप होगा, फिर से नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो फिर से इसके साथ में बॉन्डिंग करता जाएगा। इस प्रकार से जो डीएनए का सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअसली होता जाएगा। तो 3rd प्राइम पर तो नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैक करता है, और उसकी प्रोसेस क्या होती है कि 5 प्राइम पर 3 फॉस्फेट होते हैं, टर्मिनल फॉस्फेट को रिलीज किया जाता है, टर्मिनल दोनों फॉस्फेट्स को, और जो 3rd नंबर का फॉस्फेट है वो क्या करेगा, यानी कि वैसे तो ये 1 नंबर का फॉस्फेट होता है, 1 2 3, तो टर्मिनल ये दोनों फॉस्फेट जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, और ये जो 1 नंबर का फॉस्फेट है वो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आप देख पा रहे हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर तो लैगिंग स्ट्रैंड है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है, और एक लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आपको ऐसे डीएनए की डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे दी जाती है, डीएनए की एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे दी जाएगी और ये नाम नहीं लिखे हुए आएंगे, तो क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा तो लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है। इनके ऊपर ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, ये ए है, ये बी है, और भी क्वेश्चंस के अंदर नाम आते हैं सी डी, और भी मतलब डायग्राम जो है वो छपे हुए आते हैं। तो आपको पहचानना होता है कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है। तो बहुत ही इसको आसानी से पहचाना जाएगा। एक तो लैगिंग स्ट्रैंड वो है जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, वो कौन सा हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। इसके अलावा क्वेश्चंस के अंदर और जैसे नेट के लेवल पे और भी थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स करके पूछ लिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ देखनी है कि टेम्पलेट है वो कैसे मिल रहा है, यानी कि डीएनए को 3rd प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की ओर टेम्पलेट अगर कंटिन्यूअस मिल रहा है तो इसका मतलब वो 100% कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का इनिशिएशन कर रहा है, और डीएनए का इनिशिएशन करेगा तो उसको टेम्पलेट के फॉर्म में 3rd प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल रहा है, तो इसका मतलब वो लीडिंग स्ट्रैंड है। और अगर टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है।
तो आप कंटिन्यूसली ऐसे पहचान सकते हो कि लैगिंग स्ट्रैंड का सबसे आसान तरीका था ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस जो है वो डिसकंटिन्यूसली हो रहा है। और इसके अलावा फिर भी अगर आप नहीं पहचान पाओ तो आप स्ट्रैंड की डायरेक्शन देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन देखो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्ट उसको नहीं मिल रहा है तो वो लैगिंग स्ट्रैंड है। हालांकि डीएनए का सिंथेसिस दोनों ही कंडीशन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको ऐसे राउंड कर लेगा, इसको ऐसे रोटेट कर लेगा, जिसकी वजह से इसका 3 प्राइम इधर टेम्पलेट मिल जाएगा। लेकिन वो अलग प्रोसेस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस की अलग प्रोसेस होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो डीएनए का सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में स्टार्ट होता है। तो ये बातें थी मेरी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि एक्चुअल में क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं कि और कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हो सकते हैं। एक तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज के बारे में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है, एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, और एक फिर से होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब इनमें अंदर क्या होता है, यहाँ तो इस डायरेक्शन में तो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए का सिंथेसिस करता है, यानी कि क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन। ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर करेगा डीएनए प्रूफ रीडिंग। डीएनए क्या काम करेगा, प्रूफ रीडिंग। और इस डायरेक्शन में क्या काम करता है, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी का क्या मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। इस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। और एक्सोन्यूक्लिएज का मतलब क्या हो गया कि इस डायरेक्शन के अंदर आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है। अब प्रूफ रीडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होती है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होती है जैसे कि मान लो यहां से डीएनए है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, तो प्रूफ रीडिंग होती है वापस ये डीएनए पॉलीमरेज है वो पीछे की तरफ खिसकेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ। क्यों खिसकेगा, क्योंकि ये चेक करेगा कि मैंने जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं पीछे वो सही हैं या गलत हैं, यानी कि क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक का क्या मतलब हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज ये डिसाइड करेगा कि जो मैंने डीएनए स्ट्रैंड जोड़े हैं, जो मैंने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं, वो न्यूक्लियोटाइड सही है या गलत हैं। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो उस न्यूक्लियोटाइड को वापस से वहाँ से रिमूव किया जाएगा और वापस रिमूव करके सही न्यूक्लियोटाइड को उस जगह पे ऐड किया जाएगा। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और आप देख पा रहे हो कि डीएनए पॉलीमरेज वापस पीछे की तरफ अगर मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब 3 प्राइम टू किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है। यानी कि यहाँ पर तो आप देख पा रहे हो डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है, और डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है तो वह 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब आगे की तरफ चल रहा है। लेकिन प्रूफ रीडिंग करने के लिए पीछे की तरफ आता है, और पीछे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो एमएससी एंट्रेंस के लिए जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। नेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एमएससी एंट्रेंस के अंदर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, प्रूफ रीडिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, आरएनए प्राइमर का रिमूवल है वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। उस एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हेलिकेज एंजाइम कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किए जा रहा है और डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट किए जा रहा है। तो ये बात है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब बात करेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं। तो अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। अब उन 5 प्रकार की डीएनए पॉलीमरेज में से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड हैं, वो डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन करते हैं।
इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 2, 4, 5 हैं वो डीएनए रिपेयर पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए रिपेयर पाथवे का क्या मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार का डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए सिंथेसिस होने के बाद में किसी भी प्रकार का डीएनए डैमेज हो गया, जैसे उसके अंदर म्यूटेशन आ गया, यूवी रेज की वजह से म्यूटेशन आ सकता है या कोई केमिकल एजेंट्स की वजह से म्यूटेशन आ सकता है, म्यूटेशन किसी की वजह से भी आ सकता है। तो डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं उस टाइम पर क्या करते हैं, क्वालिटी चेक के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं। यानी कि जब डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था उस टाइम पर भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सही ऐड हो। उसके बावजूद भी, यानी कि प्रूफ रीडिंग के बावजूद भी अगर कोई भी म्यूटेशन आता है या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो फिर से उसको रिपेयर किया जा सकता है और उस पाथवे को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए रिपेयर पाथवे। तो डीएनए पॉलीमरेज ही डीएनए रिपेयर पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड है वो डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 2, 4, 5 हैं वो डीएनए रिपेयर पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए पॉलीमराइजेशन के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होते। इस बात का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डीएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और पर्टिकुलर उनका काम क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज, पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो मोस्ट अबंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और यह सबसे पहले काम करता है। यानी कि पॉलीमराइजेशन के अंदर आरएनए प्राइमर का ऐड हो गया, आरएनए प्राइमर के ऐड होने के तुरंत बाद में जो एंजाइम काम करता है वो कौन सा करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है और ये डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करने का काम करता है। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, इनिशिएशन करेगा। अब इस एंजाइम को कोर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। कोर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इस एंजाइम को क्या बोल देते हैं कि कोर्नबर्ग एंजाइम भी इसको बोल दिया जाता है। एक स्पेशल बात है इसके बारे में क्या है कि ये सिंगल सब यूनिट का बना होता है। बाकी जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो मल्टीपल सब यूनिट के एंजाइम होते हैं और मल्टीपल सब यूनिट के एंजाइम होते हैं। इसका मतलब मैंने आपको प्रोटीन के अंदर बात बताई थी कि जो एंजाइम मल्टीपल सब यूनिट होते हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल फॉर्म में आते हैं, वो अपनी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल फॉर्म में आते हैं। और जो एंजाइम सिंगल सब यूनिट के होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल फॉर्म में आते हैं। तो यह डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करता है और डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करेगा। उसके बाद में, इनिशिएशन करने के बाद में इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, यानी कि ये नॉट प्रोसेसिव एंजाइम, ये ज़्यादा काम नहीं करता, इसकी प्रोसेसिविटी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये सबसे पहले काम करता है। इसके बारे में खास बात क्या है कि ये सबसे पहले काम करता है और डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करता है। सिंगल सब यूनिट का एंजाइम होता है। ये इसके बारे में कुछ बातें थी। अब अगर अपन बात करें कि दूसरा एंजाइम जो है वो पॉलीमराइजेशन का कौन सा करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अगर अपन बात करें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है, ये मेजर प्रोसेसिव एंजाइम है। यानी कि जितने भी ये 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, यानी मेजर प्रोसेसिव एंजाइम। मेजर प्रोसेसिव एंजाइम होता है, यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रेप्लिकेशन का काम करता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है। प्रूफ रीडिंग का काम भी ये करेगा। इसके अलावा यह मल्टीपल सब यूनिट का बना हुआ होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, मल्टीपल सब यूनिट का बना हुआ होता है। अब मल्टीपल सब यूनिट के एंजाइम की खास बात मैंने आपको क्या बताई थी, यानी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के एंजाइम्स की खास बात क्या बताई थी कि ये किस प्रकार से टर्सरी स्ट्रक्चर वालों से डिफरेंस होते हैं। इसकी खास बात मैंने आपको बताई थी। पहली खास बात ये थी कि यह मल्टीपल सब यूनिट के एंजाइम होते हैं और काम करने में फास्ट होते हैं। यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर वालों से फास्ट काम कौन करते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले एंजाइम। इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि यह
कैटालाइटिक सब यूनिट के साथ साथ में इसके पास में रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, यानी कि चीज़ें कम या ज़्यादा होने पर इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, यह अपना काम कम या ज़्यादा करेंगे। तो दो खास बातें मैंने आपको बताई थी, एक तो जो है वो काम करने में ये फास्ट होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर वालों से ज़्यादा फास्ट कौन काम करते हैं, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले एंजाइम। इसके अलावा दूसरा है वो रेगुलेटरी सब यूनिट भी होती हैं, यानी कि एक बार काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसके पश्चात अपन इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं कि यह लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है, ये सब चीज़ें यह करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर लोड करने का काम कौन करता है, एक होती है बीटा क्लैंप। बीटा क्लैंप नाम का चीज़ होती है। अब ये बीटा क्लैंप क्या काम करती है, जैसे कि मान लो डीएनए पॉलीमरेज है, वो है डीएनए का सिंथेसिस कर रहा है कंटिन्यूसली डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, तो यह कंटिन्यूस यहाँ पे चल रहा है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कंटिन्यूसली सिंथेसिस कर रहा है, इस स्ट्रैंड को कंटिन्यूसली पकड़े हुए है, यहाँ से हिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने का काम कौन का है, बीटा क्लैंप का। यहाँ पर इसको स्टेबल कौन रखे हुए है, बीटा क्लैंप। मान लो ये बीटा क्लैंप नहीं होती तो यह डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से खिसक के नीचे की तरफ भी आ सकता था, यानी कि अपनी जगह से हिल डुल सकता था, कंटिन्यूसली ये काम नहीं कर पाता। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज को काम करने में हेल्प कौन करता है, बीटा क्लैंप। और बीटा क्लैंप का काम क्या है कि इसको इस स्ट्रैंड के ऊपर पकड़े रखना, टाइटली पकड़े रखना इस स्ट्रैंड के ऊपर, ये काम होता है बीटा क्लैंप का। और बीटा क्लैंप जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज के पास में ही होता है और डीएनए पॉलीमरेज को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। होल्ड करके रखने का क्या मतलब हो गया कि कंटिन्यूसली इस स्ट्रैंड पर ही चलाने का काम करेगा, इसके आगे पीछे है वो डीएनए पॉलीमरेज को नहीं होने देता। तो इसका मतलब बीटा क्लैंप भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बातें थी बीटा क्लैंप के बारे में। और बीटा क्लैंप किसके साथ में ज़्यादा काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ में ही ज़्यादा काम करता है, क्योंकि यही मेजर पॉलीमरेज एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने रेप्लिकेशन का इनिशिएशन किया। रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट जो है वहाँ से हट जाता है, उसके बाद में आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जितने भी डीएनए का सिंथेसिस करता है, कंप्लीट डीएनए का सिंथेसिस कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूसली डीएनए का सिंथेसिस करता जाएगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग भी करता जाएगा। इसको होल्ड करके रखने का काम किसका है, बीटा क्लैंप का। इसको पकड़ के रखने का काम है, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिविटी बढ़ेगी। और प्रोसेसिविटी बढ़ने का क्या मतलब होता है कि कंटिन्यूसली डीएनए का सिंथेसिस करता रहेगा। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज कितना फास्ट होता है उसके बारे में अगर अपन देखें तो यह 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड कर देता है। आप देख पा रहे हैं इतना फास्ट होता है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की आप बात करो तो वो लगभग 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है वो ऐड कर पाता है। तो आप देख पा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और यही बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट टर्सरी स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। और ये इसके अंदर इतना डिफरेंस होता है, यानी ये इतना ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसके अलावा एक फिडेलिटी होती है इनकी। फिडेलिटी का क्या मतलब हो गया, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से मेरा मतलब ये है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो न्यूक्लियोटाइड को सही ऐड कर रहा है या गलत ऐड कर रहा है, ये हो गई अपनी विश्वसनीयता। यानी किसी विश्वसनीयता के बारे में अपन यही तो बात बताएंगे कि किसी चीज़ पे अपन कितना विश्वास कर सकते हैं, वो उसकी क्या हो गई, फिडेलिटी होगी। तो इसकी फिडेलिटी भी बड़ी फास्ट होती है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ये गलत ऐड करेगा, इसके कितने चांस हैं, 10 की पावर 5। यानी कि जब ये 1 लाख न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है तो हो सकता है कि एक न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड कर दे। तो इसका मतलब इसकी फिडेलिटी होती है वो बहुत ही हाई परसेंटेज होती है, 99.90 के लगभग होती है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसकी विश्वसनीय होता है। 1 लाख न्यूक्लियोटाइड में से संभावना होती है कि एक न्यूक्लियोटाइड को ये गलत ऐड कर सकता है, बाकी 1 लाख के 1 लाख न्यूक्लियोटाइड को ये सही ऐड करता है। और यह फिडेलिटी इसकी किसकी वजह से आती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की वजह से, यानी कि प्रूफ रीडिंग की वजह से इसके अंदर ऐसा काम होता है।
ऐसा काम किसकी वजह से होता है? प्रूफ रीडिंग की वजह से। यानी कि ये चेक करेगा, न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने के बाद भी ये विश्वास नहीं करता है खुद पे, ये वापस से 3 प्राइम टू 5 प्राइम उल्टा आता है और उल्टा आके उसको चेक करेगा कि मैंने न्यूक्लियोटाइड सही ऐड किया है या गलत ऐड किया है। तो ये होती है डीएनए पॉलीमरेज 3 की विश्वसनीयता। और अब अपनी बात होगी डीएनए पॉलीमरेज 1st एंड 3rd के बारे में। अब डीएनए पॉलीमरेज आता है 2nd, डीएनए पॉलीमरेज 2nd। तो डीएनए पॉलीमरेज 2nd का काम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया 2nd, 4th एंड 5th हैं, वो डीएनए रिपेयर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि यह क्या काम करेगा? डीएनए रिपेयर। अब डीएनए रिपेयर के बारे में भी अपन बातें करेंगे, लेकिन वो अलग सी वीडियो में बात करेंगे कि डीएनए रिपेयर कैसे होता है, डीएनए रिपेयर क्या होता है और डीएनए रिपेयर कितने टाइप के हो सकते हैं, कब कब ये काम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर डीएनए पॉलीमरेज 2nd की स्पेशल बात की जाए तो यह बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है। देखेंगे आगे कि बेस एक्सेशन रिपेयर क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि जो डीएनए पॉलीमरेज 2nd है वो बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर काम करता है। और इसको एक जीन होती है जिस जीन का नाम होता है DINB। यह जीन इसको कोड करती है। यानी डीएनए पॉलीमरेज 2nd की इंफॉर्मेशन किस जीन के पास में होती है? DINB जीन के पास में होती है। तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज 2nd के बारे में। एंड 4th एंड 5th, नेक्स्ट कौन से आते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th। यह भी क्या काम करते हैं? ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। ये क्या काम करेंगे? ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस करेंगे। और ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस किस में होता है? SOS रिपेयर में। यानी कि यह भी डीएनए रिपेयर का ही एक पाथवे है, डीएनए रिपेयर का ही एक टाइप है। उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि SOS रिपेयर क्या होता है और ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस क्या होता है। ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस का मतलब सीधा सीधा आप यहाँ पर इतना समझो कि ट्रांसलेशन के अंदर ये चेक नहीं किया जाता कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा रहा है वो सही ऐड किया जा रहा है या गलत। यहाँ पर एक टाइप का जुआ खेला जाता है। जुआ खेलने से मेरा मतलब ये है कि अपन को कोई खाली जगह मिल गई, यानी कि ये एक ऐसा डीएनए है उसके बीच में स्पेस मिल गया और लास्ट के अंदर ऐसा अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि अपन सही करें या गलत करें। तो इससे अच्छा है कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। यानी कि SOS रिपेयर में वही बात होती है कि कुछ नहीं करने से अच्छा क्या है कि कुछ करना। और कुछ करने के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती। प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये क्वालिटी चेक नहीं किया जा सकता कि डीएनए सिंथेसिस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं वो गलत ऐड किए हैं या सही ऐड किए। तो इसका मतलब ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th को वाई फैमिली एंजाइम बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। वाई फैमिली एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनके अंदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन नहीं होती। यानी ये काम नहीं होता, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर काम नहीं होता। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा था? प्रूफ रीडिंग। यानी कि वाई फैमिली एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनके अंदर प्रूफ रीडिंग नहीं होती। तो ये ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस होते हैं। लास्ट के अंदर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, डीएनए कंटिन्यूसली डैमेज ही चल रहा है, तो फिर लास्ट में एक जुआ खेला जाता है और वो जुआ क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। डिटेल में बात करेंगे कि ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस क्या होता है, SOS रिपेयर क्या होता है, बेस एक्सेशन क्या होता है, मिसमैच रिपेयर मशीन क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म क्या होती है, होमोलोगस डीएनए रिपेयर क्या होती है। ये बहुत ही टाइप के डीएनए रिपेयर के पाथ भी होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि यूकेरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, कि यूकेरियोट्स के अंदर कैसे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है और कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन यूकेरियोट के डीएनए पॉलीमरेज के साथ में।